अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि पाक फ़ौज के आला अफसरान ने जनरल आसिम मुनीर की बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। ग़ालिबन बज़ाहिर यही वजह नज़र आती है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद समेत आला मिलिट्री अफसरान के मुस्तफ़ी होने की ख़बरें सामने आ रही हैं। आला फ़ौजी अफसरान के मुस्तफ़ी होने की ख़बरों की हकीकत क्या है? कौन कौन से फ़ौजी अफसरान मुस्तफ़ी होने जा रहे हैं, इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं? एक तो इस मामले पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिख़ार साहब की तब्दीली का क्या मामला है? क्या पाक फ़ौज की नई लीडरशिप की तरफ से, पाक फ़ौज की नई क़यादत की तरफ से 29 नवंबर को कमान संभालने के बाद क्या DGISPR बाबर इफ्तिख़ार साहब को तब्दील कर दिया जाएगा? नई लीडरशिप की तरफ से नया DGISPR लाया जाएगा? और अगर ऐसा होता है, बाबर इफ्तिख़ार साहब को तब्दील करके नया DGISPR अपॉइंट किया जाता है, तो इसकी वजूहात क्या होंगी? इस मामले पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन दोनों बड़े मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, आज रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा है और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क लाहौर से रावलपिंडी में आके इस जलसे से खिताब करना है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो ये दावा कर रही है कि आज का उनका ये जलसा पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा, सबसे बड़ा जलसा होगा और इमरान खान साहब जो इस जलसे से खिताब करेंगे, उसका भी PTI के वोटर सपोर्टर की जानिब से बड़ी ही बेताबी के साथ इंतज़ार किया जा रहा है और इंतज़ार इस वजह से शिद्दत के साथ हो रहा है कि नई मिलिट्री क़यादत की अनाउंसमेंट के बाद आज के इस खिताब में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का नया बयानिया क्या होगा? क्या खान साहब आज के खिताब में कोई नई बात करेंगे या फिर वही पुराने वाली कैसेट जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से दोहराई जाएगी? लेकिन नाज़रीन, आज के इस जलसे के हवाले से 2 अहम ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी हैं। एक ख़बर नाज़रीन ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एक दूसरी दरख़्वास्त इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को दी गई, जिसमें इजाज़त मांगी गई थी कि चेयरमैन PTI इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में लैंडिंग करने की इजाज़त दी जाए। तो इस्लामाबाद के इंतज़ामिया ने तो दूसरी दरख्वास्त को भी रद्द कर दिया और इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर को इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में लैंड करने की इजाज़त नहीं दी। अब नाज़रीन, ये ख़बर सामने आई है कि अब चेयरमैन PTI इमरान खान साहब का जो हेलीकॉप्टर है, वो इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी में जो एरिड यूनिवर्सिटी है, जिसे बारानी यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, वहाँ पे इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और वहाँ से चेयरमैन PTI इमरान खान को काफ़िले की सूरत में जलसा गाह स्टेज पर पहुँचाया जाएगा। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब की आमद से पहले, यानी उन्होंने ज़मान पार्क से इस्लामाबाद रावलपिंडी आना है, जलसे से खिताब करना है, लेकिन उनकी इस आमद से पहले सिक्योरिटी इदारों की जानिब से एक मरासला, जिसमें सिक्योरिटी से मुतल्लिक बड़ी अहम हदायत हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दे दी गई हैं और ये इमरान खान साहब की सिक्योरिटी, उनकी प्रोटेक्शन से मुतल्लिक है। इन हदायत में नाज़रीन, सिक्योरिटी इदारों का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ये कहना है कि इन इंस्ट्रक्शन को हर हाल में फ़ॉलो किया जाए, इन इंस्ट्रक्शन को जो है वो हर हाल में इस पर जो अमल दरामद है वो यकीनी बनाया जाए। एक तो ये कहा गया है कि इमरान खान साहब जब जलसे से खिताब करें, खिताब के लिए जो आपने डाइस बनाना है, जो आपने रोस्टम बनाना है, वहाँ पे बुलेट प्रूफ शीशा लगाया जाए। इमरान खान साहब ख़ुद को रोस्टम पे खिताब करते हुए एक्सपोज़ ना करें। दूसरा इसमें इंस्ट्रक्शन ये की गई है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट का भी इस्तेमाल करें। तीसरी इंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी इदारों की तरफ से PTI को उनकी क़यादत के लिए, इमरान खान साहब के लिए ये दी गई है कि खान साहब जिस गाड़ी में बैठें, यानी एरिड यूनिवर्सिटी में, बारानी यूनिवर्सिटी में बैठने के बाद जब वो जलसा गाह जाएँ तो रास्ते में किसी भी मकाम के ऊपर वो गाड़ी से बाहर ना निकलें, ख़ुद को एक्सपोज़ ना करें। और तीसरा ये कहा गया है कि इमरान खान साहब का जो भी रूट है, जिस रास्ते से वो गुजरेंगे, जहाँ से उनकी गाड़ी चलेगी, जलसा गाह पहुँचेगी, वापसी का क्या रूट होगा, ये तमाम जो रूट है इमरान खान साहब के जलसा गाह पहुँचने का और वहाँ से वापस जाने का, ये जो नकलो हरकत है इमरान खान साहब की, इसको भी खुफिया रखा जाए। यानी सिक्योरिटी इदारों को तो मालूम होगा, लेकिन PTI की क़यादत इसे किसी के साथ शेयर ना करे कि खान साहब कहाँ से आएंगे और कहाँ से, कौन से रास्ते से वापस जाएंगे।
اب ناظرین آ جاتے ہیں جو ہمارے دو بڑے موضوعات ہیں کہ فوجی افسران کیوں جنرل عاصم منیر صاحب کی جو تعیناتی ہے بطور آرمی چیف اس کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور یہ معاملہ کیا ہے۔ ناظرین 24 نومبر کو حکومت کی جانب سے جو 6 ناموں کی سینیورٹی لسٹ جو ہے وہ جی ایچ کیو سے وزارت دفاع کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس پہنچی تھی، اس میں پہلے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب تھے، دوسرے نمبر پہ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب تھے، تیسرے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل اپنا اظہر عباس صاحب تھے، چوتھے نمبر پہ جنرل اپنا نعمان صاحب تھے، پانچویں پہ جنرل فیض حمید صاحب اور چھٹے پہ جنرل عامر صاحب تھے۔ تو حکومت نے پہلے 2 ناموں کا انتخاب کر لیا، یعنی پہلے نمبر پہ عاصم منیر صاحب تھے، انہیں آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا، باقاعدہ گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ساحر شمشاد مرزا صاحب تھے، انہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی منتخب کر لیا گیا اور ان کا بھی باقاعدہ گزٹ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ عام طور پہ ناظرین ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی فوجی افیسر کو سپرسیڈ کرتے ہوئے یعنی ایک سینیٹری لسٹ جی ایچ کیو سے آتی ہے اور وزیر اعظم کی طرف سے ایک ایسے شخص کو یعنی 6 لاگو ناموں کا پینل آیا ہے اور پانچویں نام پہ موجود لیفٹیننٹ جنرل کا آرمی چیف کے لیے انتخاب کر لیا جاتا ہے یا چوتھے نمبر کا لیفٹیننٹ جنرل کا انتخاب کر لیا جاتا ہے بطور چیف آف آرمی اسٹاف، تو اس کے بعد عام طور پہ یہ پاکستان میں ایک روایت رہی ہے کہ جو اوپر والے افسران ہوتے ہیں جنہیں سپرسیڈ کر کے نظر انداز کر کے کسی نیچے نمبر سے لیفٹیننٹ جنرل کو اٹھا کے آرمی چیف بنایا جاتا ہے، تو اوپر والے جو سینئر افسران ہیں وہ ریزائن کر جاتے ہیں، ارلی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر حکومت کی طرف سے جو پہلے 2 سینئر افسران تھے، عاصم منیر صاحب پہلے نمبر تھے، اس فہرست میں انہیں آرمی چیف اپوائنٹ کر دیا گیا۔ سحر شمشاد مرزا صاحب جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ تھے، انہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہے اپوائنٹ کر دیا گیا۔ تو یہ پہلی مرتبہ اب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو افسران، جس میں کل مرتضیٰ شاہ صاحب نے خبر دی کہ اظہر عباس صاحب جو ہیں ان کی فیملیز رائے نے کنفرم کر دیا ہے کہ وہ ارلی ریٹائرمنٹ لینے جا رہے ہیں، اپریل 2023 میں ریٹائر ہونا ہے، لیکن وہ اب جلدی ریٹائرمنٹ لے لیں گے، پہلے مطلب اپنا ٹینور پورا کرنے سے پہلے ریٹائر ہو جائیں گے۔ اور پھر ایکسپریس نیوز پہ بھی خبر سامنے آئی کہ جنرل فیض حمید صاحب نے بھی اپنی ریٹائرمنٹ کے اوپر سوچ بچار اور مشاورت کرنا شروع کر دی ہے۔ تو اگر مشاورت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، سوچ بچار کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سے متعلق بھی بڑی خبر جو ہے سامنے آ سکتی ہے کہ وہ بھی ارلی ریٹائرمنٹ لینے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو بھی فیصلے ہونے ہیں، جنرل نعمان سے متعلق بھی ایسی خبریں، ایسی افواہیں چل رہی ہیں کہ وہ بھی ارلی ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو مستعفی ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، یہ حتمی طور پہ ویسے تو کوئی ایسا فوج کے آئی ایس پی آر کے ادارے کی طرف سے ایسی کوئی بات جو ہے وہ ٹویٹ کر کے نہیں بتائی گئی، کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ ان میں حقیقت کتنی ہے، صداقت کتنی ہے، اس کا پتہ تو پھر 29 نومبر کو جب عاصم منیر صاحب پاک فوج کی جو کمان ہے، جو چھڑی ہے، وہ سنبھالیں گے، تو اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ تمام فیصلے ہونے ہیں۔ لیکن اب اس میں جو چیز آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ یہ افسران نظر انداز بھی نہیں ہوئے، تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ویسے تو سابق صدر آصف علی زرداری کا ایک فارمولہ تھا جو انہوں نے حکومت کو دیا تھا آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی تعیناتی سے پہلے، اور وہ فارمولہ یہ تھا جو نون لیگ کو پسند بھی آیا تھا کہ جو پہلے نمبر پہ عاصم منیر صاحب ہیں انہیں آرمی چیف اپوائنٹ کر دیا جائے، اور جو چھٹے نمبر پہ جنرل عامر صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل عامر صاحب ہیں، انہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تعینات کر دی جائے۔ اور یہ فارمولہ زرداری صاحب اس لیے لے کے آئے تھے کہ اگر اس فارمولے کے مطابق ہم فوج کے 2 بڑے عہدوں پہ تعیناتیاں کرتے ہیں تو پہلے اور چھٹے نمبر کے دوران جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں، فوج کے اعلیٰ افسران ہیں، وہ سپرسیڈ ہو جائیں گے۔ جب جنرل عامر جو ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تعینات ہو جائیں گے، اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے، تو پھر اس صورت میں جو ان سے اوپر والے فوجی افسران ہیں وہ چونکہ نظر انداز ہو جائیں گے، سپرسیڈ ہو جائیں گے، تو پھر ان کے لیے یہی راستہ ہوگا کہ وہ ریٹائرڈ ہو جائیں، ارلی ریٹائرمنٹ لے لیں۔ لیکن پھر جب ایک چھوٹی موٹی کنٹروورسی بنی سمری کے معاملے کے اوپر کہ سمری آ گئی ہے، سمری نہیں آئی، سمری میں تاخیر ہو رہی ہے، سمری کب تک پہنچے گی، تو اس کے بعد پھر حکومت نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور اس معاملے کے اوپر آصف علی زرداری کو بھی اعتماد میں لیا، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے 2 جو سینئر افسران ہیں انہیں ان میں سے ایک کو آرمی چیف اور دوسرے کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ اب یہ فیصلہ کر لیا، اس فیصلے کے بعد جیسا کہ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اظہر عباس صاحب مستعفی ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ فیض حمید صاحب نے سوچ بچار شروع کر دی ہے، تو اس سے متعلق ان دونوں افسران سے متعلق اور جنرل نعمان صاحب سے متعلق جو چیزیں، حالانکہ ان کی کنفرمیشن نہیں ہوئی، لیکن جو تھیوریز سامنے آ رہی ہیں، جو چہمگوئیاں سرگوشیاں ہو رہی ہیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاک فوج کے جو بھی افسران اہل ہوتے ہیں جو اس سینیٹری لسٹ میں آتے ہیں، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاک فوج کو جو 30-35 سال سے وہ سرو کر رہے ہیں
वो एज़ ए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी पाक फ़ौज को सर्व करें, पाक फ़ौज का सरबराह बने। उनकी चूँकि ये ख़्वाहिश पूरी नहीं हुई तो इस वजह से वो रिटायर हो रहे हैं। दूसरी जो बात जिसमें की सपोर्ट में कुछ आर्गूमेंट्स भी दिए जाते हैं कि चूँकि ये जो बाकी अफ़सरान हैं, ये पीएमएल लॉन्ग कोर्स से थे और दूसरा जो आसिम मुनीर साहब थे वो ओटीएस कोर्सेज़ से ऑफ़िसर ट्रेनिंग स्कूल से थे। और इसमें एक और बात भी कही जा रही है कि चूँकि 27 नवंबर को आसिम मुनीर साहब ने रिटायर होना था और उनकी रिटायरमेंट पर ये समझ रहे थे बाकी अफ़सरान के वो तो अहल नहीं है कि सीनियरिटी लिस्ट में जो नाम जाने थे उसमें आसिम मुनीर साहब का नाम आर्मी चीफ़ के लिए कंसिडर करने के लिए शामिल किया जाता। तो ये 2 चीज़ें सामने आ रही हैं कि ग़ालिबन इस वजह से कि एक ऐसे बंदे को लगाया गया जो रिटायर हो रहा था, जो क्वालीफाई नहीं कर रहा था, जिसका नाम फ़हरिस्त में नहीं आना चाहिए था, तो अब एक ऐसे बंदे को लगा दिया गया है। तो फिर इसके बाद हमारा, क्योंकि ये भी अफ़वाहें चल रही हैं, ये भी बातें की जा रही हैं कि बाकी के जो नीचे वाले अफ़सरान थे उसमें 2 से 3 ऐसे लोग भी थे जो नहीं चाह रहे थे कि आसिम मुनीर साहब को बतौर आर्मी चीफ़ अपॉइंट किया जाए। तो उसके बाद अब फिर ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि क्योंकि अपॉइंट कर दिया गया आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान का अगला नया आर्मी चीफ़, तो उसके बाद फिर इन अफ़सरान ने जो है वो रिटायरमेंट के ऊपर कुछ ने फ़ैसला कर लिया है। मुर्तज़ा अली शाह साहब की खबर के मुताबिक कुछ जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो सोच विचार कर रहे हैं। अब देखते हैं कि 29 नवंबर तक ये डेवलपमेंट होती है या उसके बाद अगर ये मामला जाता है तो फिर रिटायरमेंट वाला चैप्टर अगर हो जाए या ना हो जाए वो एक तरह से क्लोज ही तस्वर होगा। अब जो अगली खबर जो आपके साथ हमने डिस्कस करनी है कि क्या DGISPR की तब्दीली का भी इम्कान है। नाज़रीन, आपको इल्म होगा कि जनवरी 2020 में जो लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब हैं, उन्होंने जो आसिफ गफूर साहब से उनसे पहले DGISPR थे उनको तब्दील किया गया था और लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने एज ए DGISPR अपनी ज़िम्मेदारियों को संभाला था। और पिछले 3 सालों से 3 साल होने वाले हैं, जनवरी में उनके 3 साल हो जाएंगे। बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं। बड़ी डिसेंट शख्सियत हैं, उनकी एक शख्सियत में शाइस्तगी जो है वो नज़र आती है और किसी किस्म की उनके ऊपर कंट्रोवर्सी भी नहीं बनी। तो बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने ये ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं, लेकिन इसी ज़िम्मेदारियों के दौरान जो है वो प्रमोट भी हुए, उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो बना दिया गया, तरक्की उनकी हो गई। अब चूँकि आसिफ गफूर साहब को जब तब्दील किया गया था और बाबर इफ्तिखार साहब को लाया गया था तो उस पर भी बहुत ज़्यादा शोर उठा था कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो आसिफ गफूर साहब हैं वो बड़ा अच्छा DGISPR को सर्व कर रहे थे, अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहे थे। तो उसका फिर रिस्पॉन्स ये आया था कि उनका जो टेन्योर है 3 साल का वो पूरा हो चुका था, तो उनकी तब्दीली ड्यू थी। तो इस वजह से उन्हें तब्दील करके कोर दे दी गई है, वो भी प्रमोट हो गए थे, उन्हें उकाड़ा कोर में अपॉइंट कर दिया गया था। तो फिर उसके बाद बाबर इफ्तिखार साहब को लाया गया था। तो उससे ये बात पता चली थी कि DGISPR का जो दौरानिया वो 3 साल का होता है। इससे पहले अगर हम माजी में चले जाएँ तो जब 2013 में राहिल शरीफ साहब अपॉइंट हुए थे, उन्होंने उनके दौर में जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल जो आसिम सलीम बाजवा साहब थे वो उनके दौर में सर्व करते रहे। उसके बाद जब बाजवा साहब आए थे वो आसिफ गफूर साहब को लेके आए अपने पहले दौर में। जब दूसरा दौर उनका शुरू हुआ, उन्हें एक्सटेंशन दे दी गई, तो दूसरे दौर में बाजवा साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो अपना बाबर इफ्तिखार साहब का इंतखाब किया और आसिफ गफूर साहब को उकाड़ा जो है वो कोर में कोर के तौर पे जो है वो कोर को कमांड करने के तौर पे भिजवा दिया गया। वहाँ यहाँ पे आपको ये भी बता दें नाज़रीन, जो आसिम सलीम बाजवा साहब थे उनकी जो एज ए अपॉइंटमेंट थी DGISPR वो जून 2012 में हुई थी। उनसे पहले DGISPR जो है वो अतर अब्बास साहब थे, लेकिन जब आसिम सलीम बाजवा साहब को लाया गया जून 2012 में, उसके बाद जब राहिल शरीफ साहब ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने, उन्होंने कमान संभाली, तो उन्होंने गो अहेड दिया आसिम सलीम बाजवा साहब को कि आप गो अहेड करें एज ए DGISPR के तौर पे। तो अब देखना ये होगा कि बाबर इफ्तिखार साहब ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से अपनी ये ज़िम्मेदारियाँ जो है वो उन्होंने अब तक सर अंजाम दी हैं। बड़ा अच्छा उनका ये टेन्योर रहा है, तो देखना ही होगा। वैसे तो 3 साल उनके पूरे होने वाले हैं जनवरी 2023 में। तो आसिम मुनीर साहब जो हैं कमान संभालने के बाद देखते हैं कि वो बाबर इफ्तिखार साहब को तब्दील करते हैं या और तब्दील करके किसी नए DGISPR को लाते हैं और बाबर इफ्तिखार साहब को कौन सी कोर की कमांड करने की ज़िम्मेदारियाँ सौंपते हैं। और ये भी हो सकता है कि उनकी जो खिदमात हैं एज ए DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब की, उन्हें देखते हुए हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्हें कंटिन्यू करने का भी कहें। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।